नमस्कार बच्चों। आज टुडे 29/7/20 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 चैप्टर 2. Today we learn how can we obtain colored component that is dye from blue or black ink. There is answer for by evaporation method. The second we learn how can we separate cream from milk. The answer is centrifugation method. So let's talk about that. Tomorrow we have learned about separating the component of mixture. Separating the component of mixture means, मैंने आपको समझाया था, we have learned that the most of the natural substance are not chemically pure. ज़्यादातर जो भी नेचुरल सब्सटेंस है, जो भी नेचर में हमें मिलते हैं, केमिकली प्योर नहीं होते. डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन, तो ऐसे जब केमिकली प्योर नहीं है तो उन्हें डिफरेंट तरीकों से हम अलग कर सकते हैं. सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम दैट मिक्सचर. उसमें उन मिक्सचरों में से हमें तरह तरह के तरीके, सेपरेशन मतलब उसको अलग करने के लिए लगाने पड़ते हैं. कुछ जो हैं बहुत सिंपल फिजिकल मेथड्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि माँ चावल में से पत्थर को चुनती है या गेहूं बनाती है, माँ पछोड़ती है, तो हैंड पिकिंग, सीविंग. इसके अलावा जब आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता है, पहले तो चलता था, आप अर्बन एरिया में तो पढ़ नहीं रहे, तो रूरल है, तो आप कम से कम इतना तो जानते ही होंगे कि आपके यहाँ गुड़ होता है जो कि गन्ने शुगर केन से प्राप्त होता है, बनाते हैं लोग. तो खांड भी बनाई जाती है. अब बोलोगे खांड क्या? खांड मतलब राब. तो रूलर हो तो आप लोग शायद जानो, अगर नहीं जान पाते हो तो वो भी काला काला गुड़ जो होता है वो ठोस हो जाता है, वो लिक्विड रूप में रहता है. तो उसको हम पानी में मिलाकर रस बना देते थे. तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, तो इसलिए माँ जो है एक स्वच्छ कपड़े पर उसको एक बाल्टी में बनाती थी. उसके बाद एक स्वच्छ कपड़े से दूसरे बाल्टी में उसको उड़ेल कर उस बाल्टी में वो कर लेती थी. तो जो भी उसमें कचरा होता था, पत्थर बड़े टुकड़े होते थे, वो फिल्ट्रेशन से उसमें से अलग कर लिए जाते थे. तो दीज आर द सिंपल मेथड, फिजिकल मेथड्स, बट there are so many techniques we are using to separate the component of mixture. The first technique evaporation, second technique conjugation. तो क्या इसके अलावा और कोई टेक्निक नहीं है? बहुत सारी टेक्निक है. तो आज तो हम सिर्फ दो को जानेंगे. So how can we obtain color component dye from the blue black ink? पहले प्रश्न को ही समझो, किस प्रकार हम प्राप्त करेंगे कलर्ड कंपोनेंट. कोई भी कलर्ड कंपोनेंट है तो उसे हम डाई बोलते हैं. जो कलर है, जो कोई कलर है, मिक्सिंग है, तो वो डाई कहलाती है. फ्रॉम, वो डाई कहाँ है? इंक के रूप में है. तो इंक है तो उसमें लिक्विड होगा, तो वो इंक कैसे है, चाहे ब्लू हो चाहे ब्लैक हो. करना क्या है? फिल हाफ ए बीकर विथ वाटर. आप एक बीकर ले लीजिए, उसको आधा भरिए. आधा क्यों करते हैं? अरे भाई, जैसे हम गर्मी में पूरा भरेंगे तो ज्यादा समय तक गर्म करना पड़ेगा, तो हमें ज्यादा कोई अब हीट करने के लिए तो फिर ज्यादा गैस जलाना पड़ेगा, तो हमें आधा भरना. जो हम हीट प्राप्त करेंगे तो हीट प्राप्त या तो लकड़ी से अगर हम कर रहे हैं तो लकड़ी नीचे ज्यादा जलानी पड़ेगी, तो हम आधा बीकर ले लिए. उसके ऊपर एक वॉच ग्लास रख दिया. वॉच ग्लास मतलब एक तस्तरी है, और ग्लास की तस्तरी है ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, बीकर के जस्ट ऊपर, जिससे कि वो पूरा पूरा ढक ले उस बीकर को, जैसा कि आपके डायग्राम में दिखाया. तो नीचे पानी है और उसके नीचे से हमें गर्म करना है. स्पिरिट लैंप से हम गर्म करते हैं. वॉच ग्लास जो रखा है उसमें हम इंक रख देंगे. तो बोलोगे सर इंक क्या है?
नाउ डे वी आर यूजिंग बॉल पेन। आजकल तो हम बॉल पेन से यूज करते हैं, बहुत कम जगह फाउंटेन पेन चलती है, तो फाउंटेन पेन में इंक डालना पड़ता है। इसके पहले जो पेन होती थी तो उसमें जीभ होती थी, नीब होती थी और उसमें कलर डालना पड़ता था। और उसके भी पहले आप रूलर हैं तो अपने माँ बाप से पूछेंगे तो नरकट चलता था। तो नरकट जो होता था लकड़ी का होता था और कलर डाई मिलती थी बाजार में पैकेट में छोटे छोटे, उसको लोग खरीदते थे और एक उनके पास शीशी होती थी, उसी में पानी डालकर एक उचित मात्रा में उसमें डाई डालते थे और उसके बाद उसको घुमाते थे तो वो इंक तैयार हो जाती थी। फिर उस नरकट को उसमें डाल डाल के फिर लिखते थे। बाद में जब पेन का आविष्कार हो गया, कौन सी पेन जो इंक से चलती थी तो उसमें इंक भरा जाता था, तो इंक भी बनी बनाई मिलती थी, इंक का बैटर आता था। और हमने तो लिया है कैमल इंक आती थी, जब हम पढ़े थे तो कैमल इंक आती थी, कैमल इंक आता था तो उसको उसमें भर लेते थे, उसके बाद लिखते थे। अब क्या है, बॉल पेन आ गया और फाउंटेन पेन आ गया। तो जो भी तो वो जो इंक है उसको मैंने अपने वॉच ग्लास में रखा है ऊपर, ना कि बीकर में नहीं डाला, बीकर में सिर्फ पानी है और वॉच ग्लास उसके ऊपर रखा है मैंने और उसमें मैंने इंक को रखा है और मैं गर्म करता हूँ। जब बीकर का पानी गर्म होगा तो उसकी गर्मी से वॉच ग्लास भी गर्म होगा और वॉच ग्लास में का जो पानी है वह भाप बन के इवापोरेट होगा। तो ये इवापोरेशन मेथड की वजह से होगा। कैसे होगा, जब इवापोरेट होगा तो हम कब तक करेंगे, जब तक करेंगे जब तक कि वो इवापोरेशन बंद ना हो जाए, ऊपर का पानी जो है भाप उसका खत्म हो जाएगा तो अपने आप वहाँ पर सूखी रेसिड्यू मतलब कुछ अवशेष शेष के रूप में राखी बच जाएगी। शेष के रूप में क्या बच जाएगी, राखी बचेगी। तो वो कलर डाई आपकी प्राप्त हो जाती है। तो जरा पढ़ लेते हैं। फिल हाफ ए बीकर विथ ए वाटर, पुट ए वॉच ग्लास ऑन माउथ ऑफ द बीकर, पुट few drop of ink on the watch glass. Now start heating the beaker. We do not want to heat the ink directly. हम इंक जो कि वॉच ग्लास में रखे हैं उसको हम डायरेक्टली नहीं हीट करेंगे। हम हीट किसे करेंगे, हम हीट करेंगे बीकर को जो पानी गर्म हो। अगर हम डायरेक्ट हीट करें तो क्या होगा, वो इंक काली पड़ जाएगी, उसमें का पानी तो उड़ेगा लेकिन वो हम जो चाहते हैं वो नहीं हमें चीज मिलेगी। तो इसलिए हम इसे डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। And you will see that evaporation taking place from the watch glass. Continue heating as the evaporation goes on. तब तक करेंगे, stop heating कब करेंगे, when you do not see any further change on the watch glass. Observe carefully, record your observation. तो observation में आपने क्या देखा, we find that ink is a mixture of dye and water. Ink is a mixture of dye and water. Thus we can separate the volatile component and in non-volatile component. यहाँ दो बातें दी हैं। What is volatile? Volatile मतलब जिसको हम कम टेम्परेचर पे, दोनों देखिए हमारे पास उस इंक में डाई भी है, कलर डाई और पानी भी है। दोनों में कलर डाई को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उड़ाने के लिए या ख़त्म करने के लिए, जबकि पानी को कम चाहिए। तो पानी जो है हमारा जल्दी गर्म हो जा रहा है और वाष्पित हो जा रहा है तो वो वॉलेटाइल कहलाएगा और वो जो आपका डाई है वो नॉन वॉलेटाइल कहलाएगा। तो जो वॉलेटाइल होता है कंपोनेंट उसको, जिसको हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं, हम उसको निकाल कर नॉन वॉलेटाइल क्या है वो सॉल्यूट है, क्योंकि उसकी मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, बाय द मेथड ऑफ इवापोरेशन। और सेकेंड है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क। तो आप लोग डेयरी पे जाते हो, आप डेयरी पे दूध देने जाते हो, डेयरी आप लोग जानते हो। तो डेयरी पे जब आप दूध देते हो तो वहाँ पर एक सैंपल बॉटल रखा रहता है, उसमें से वो थोड़ा सा दूध ले लेता है, उसकी चर्निंग करता है, उसके पास एक मशीन होती है, उसमें कुछ केमिकल मिला के वो जो है उसको घुमाता है। अगर ये सुविधा आपके पास नहीं है, आपके स्कूल में नहीं है, आपके जो है आपके अगल बगल डेयरी है तो वहाँ जाकर देखो। अगर ये भी नहीं है तो आप अपने घर पर माँ को देखे होंगे, उसके पास खैलर होती है। खैलर आप जानते हो लकड़ी का एक यंत्र होता है और उसको जो है आपका जो भी दूध होता है तो जब उसको दही बनाती है तो उसको मथती है तो चर्निंग होती है। करना क्या है कि घुमाना है उसको काफ़ी तेज गति से। तो जब आप घुमाते हो तो होता क्या है, तो जब घुमाते हो तो उस मेथड को सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बोलते हैं।
और उस मेथड से हम जो है क्रीम को मिल्क से अलग कर पाते हैं। तो थोड़ा सा इसको जान लीजिए। नाउडे वी गेट फुल क्रीम, हम लोग देखते हैं फुल क्रीम, टोन, डबल टोन, वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक इन पॉली पैक, पॉलीथीन के पैकेट में ये सब मिलता है या टेट्रा पैक में इन द मार्केट। तो इसमें क्या है, अब टोन है, डबल टोन, फुल मिल्क, मतलब कितना फैट है, वो जो आपका प्रोडक्ट है उसमें फैट की कितनी मात्रा है उसी के आधार पर नाम रखा जाता है। फैट ज़्यादा है मतलब टोटल फैट है तो वो घी है, कम फैट है उसमें तो वो टोन है, थोड़ा उसका डबल आप उसमें फैट है तो कितना कैपेसिटी, कितनी वैरायटी, मतलब कितना जो है कंटेनमेंट है फैट का, अमाउंट कितना है, उसी के आधार पर आपका जो है नाम रखे जाते हैं, फुल क्रीम, टोन, डबल टोन। ठीक है, तो आपको करना क्या है, टेक सम फुल क्रीम मिल्क, तो आप क्रीम मिल्क ले लीजिए इन अ टेस्ट ट्यूब, और उसके बाद उसको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर द 2 मिनट, उसको 2 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन जो कि आपके स्कूल में अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो आप बाजार में डेयरी में जाएंगे तो वहाँ पर आप उसको करिए। अच्छा, क्या देखते हैं आप, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन द लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू फिल्टर पेपर। देखिए ज़्यादातर समय क्या होता है, दूध को आप छानोगे तो दूध में से कुछ छनता नहीं क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो फिल्ट्रेशन से इसको हम नहीं कर सकते, तो हमें इसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड करना पड़ता है। तो such particles filtration technique cannot be used for separation. Such mixtures are separated by the centrifugation method. The principle is that इसका उद्देश्य, इसका सिस्टम, प्रिंसिपल क्या है, that denser particle, जो जिसका घनत्व, जो थोड़ा घनत्व वाले पार्टिकल है, जो ज़्यादा सटे रूप में है, वो नीचे बैठ जाते हैं, they are forced to bottom, वो नीचे बैठेंगे, एंड जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, और इसीलिए उसको स्पून करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है रैपिडली। तो यही सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। इसका यूज क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का, तो आप देखते हो, आप अपने ब्लड की जांच कराते हो, आप अपने यूरिन की जांच कराते हो, वहाँ पर भी लेबोरेटरी में भी वो मशीन होती है, वह भी जो है उस ब्लड में से जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं उसको नीचे ले जाती है, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं ऊपर ले जाती है, फिर उस डेंसर में जो चेक करना हो, जो या लाइटर में चेक करना हो वो अपना चेक करते हैं। यूरिन में भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे दूध को भी आप कर सकते हो। और इसका यूज और दूध में है, आपका डायग्नोसिस लेबोरेटरी में है, जैसे ब्लड और यूरिन टेस्ट में है, और इसके साथ साथ जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन आप लोग जानते हो, वह भी उसमें से पानी निचोड़ने के लिए, आजकल तो आपकी वॉशिंग मशीन आती है, सिर्फ धोती ही नहीं, पानी निचोड़ भी देती है, तो स्क्विच करती है और वेट क्लॉथ को उसको जो है चर्निंग करती है, तो वहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है। इसके आगे हम लोग कल जानेंगे कि और कौन कौन से मेथड हैं। नमस्कार, धन्यवाद।